Good morning, dear students. Well, I am Neelam, and today we will continue with our chapter Confronting Marginalization. Dear students, in last two chapters, we are continuously studying about marginalization, and I hope आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि marginalization का मीनिंग क्या होता है. In short, I am telling you marginalization meaning जब किसी को अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है या अधिकारों से दूर कर दिया जाता है, दैट इज मार्जिनलाइजेशन. इन चैप्टर 7 मीन्स इन लास्ट चैप्टर हमने स्टडी किया अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन. हमारे चैप्टर नंबर 7 का नेम था अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन. यहाँ पर हमने मार्जिनलाइजेशन को अच्छे से कंसिडर किया कि मार्जिनलाइजेशन होता क्या है. उसके बाद हमने ये देखा कि मार्जिनलाइजेशन के क्या रीज़न होते हैं, यानी कि क्यों किसी कम्युनिटी को या फिर किसी ग्रुप को या सोसाइटी को मार्जिनलाइज कर दिया जाता है, क्या रीज़न रहते हैं इनके पीछे. ये सब करने के बाद चैप्टर 7 में हमने फर्दर स्टडी किया चैप्टर नंबर 8 कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन. कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन का मीनिंग है कि मार्जिनलाइजेशन को किस तरीके से फेस किया जा रहा है, जिनके साथ मार्जिनलाइजेशन हो रहा है या जिनको मार्जिनलाइजेशन जैसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, वो किस तरीके से उसको फेस कर सकते हैं, उसका सामना किस तरीके से किया जा सकता है. तो सामना कैसे करेंगे. देखो, एक ऑब्वियस सी बात है कि मार्जिनलाइजेशन सोसाइटी के लिए एक अच्छी बात नहीं है. किसी को उसके अधिकारों से दूर कर देना, इट इज़ वेरी बैड थिंग. इसके कारण क्या होगा कि वो जो ग्रुप है या वो सोसाइटी है, वो अपने सराउंडिंग डेवलपमेंट अपना नहीं कर पाएगी. वो लोग है ना, वो लोग पीछे रह जाएंगे, उनका उतना विकास नहीं होगा जितना और सबका होगा. इसलिए मार्जिनलाइजेशन जो है एक प्रॉब्लम है. तो इस प्रॉब्लम के बारे में काफ़ी कंप्लेंट्स गई गवर्नमेंट के पास. तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे रूल्स बनाए, लॉज बनाए, जिसमें फंडामेंटल राइट्स को भी रखा गया. और उन्होंने फंडामेंटल राइट्स के अंदर सभी को फंडामेंटल राइट्स दिए और अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया. 14 ईयर से जो कम हैं उनको मतलब उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो, इसलिए काफ़ी रूल्स बनाए गए. ठीक है, आदिवासी जो ग्रुप हैं यानी कि जो ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं उनको मतलब कि कुछ प्रिविलेजेस दी गई, और जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनको कुछ रिजर्वेशंस वगैरह दी गई ताकि कन्फ्रंट किया जा सके मार्जिनलाइजेशन को एक तरीके से दूर किया जा सके या कम किया जा सके अगर दूर नहीं हो रहा है तो. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए. इस चैप्टर में हमने ये सब चीज़ें स्टडी की कन्फ्रंट मार्जिनलाइजेशन के अंदर. एंड टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर हम डील करने वाले हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के साथ, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं. सो लेट्स स्टार्ट. हम 1 बाय 1 हर क्वेश्चन के साथ डील करेंगे. आपको उनको अंडरस्टैंड करना है एंड आफ्टर दैट आपको इन सभी क्वेश्चन आंसर को लर्न भी करना है. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल हैं उनको नंबर गिवन है. तो आर्टिकल 17 किस चीज़ से डील करता है हमने ये बताना है. तो आर्टिकल जो 17 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, इट डील्स विद अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबोलिश्ड. इसमें ये बताया गया है कि जो अनटचेबिलिटी है उसको अबोलिश कर दिया गया है, उसको ख़त्म कर दिया गया है. अनटचेबिलिटी इज़ अ पुनिशेबल क्राइम नाउ. अनटचेबिलिटी अब एक मतलब कि दंडनीय अपराध है. अगर कोई भी इंसान अनटचेबिलिटी की फेवर करता है या किसी को मतलब कि इन्फीरियर फील करवाता है, तुच्छ फील करवाता है, नीचा दिखाता है, तो अनटचेबिलिटी एक्ट उसके अगेंस्ट लगाया जा सकता है. ठीक है, तो ये आर्टिकल 17 के अंडर है. पहले क्या होता था कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लोग मतलब टच हो जाते थे किसी मतलब कि हाई कास्ट के साथ, वो ये कहते थे कि हम अपवित्र हो गए हैं. इसी को अनटचेबिलिटी कहा जाता था. उनको कुओं से पानी नहीं भरने देते थे, उनको मंदिरों में नहीं जाने देते थे. ठीक है, तो ऐसे जो एक्ट होते हैं ना, ये सभी आते हैं आर्टिकल 17 के अंदर, जिसके अंदर इस अनटचेबिलिटी को अबोलिश कर दिया गया है और इसको अब एक क्राइम बना दिया गया है कि अगर आप ऐसा करते हो तो ये क्राइम माना जाएगा और इसके लिए आपको पनिश भी किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब
द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 15 किसको डील करता है? तो जो आर्टिकल 15 है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें ये कहा गया है कि दैट नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। कानून की नज़र में सभी बराबर हैं। धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी को भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन का हिंदी में मीनिंग क्या है? भेदभाव करना। तो आर्टिकल 15 कहता है कि सभी जो हैं इक्वल हैं, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच आर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स इन आवर सोसाइटी। लास्ट चैप्टर में भी हमने शॉर्ट आंसर के अंदर इस क्वेश्चन को रीड किया था। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। दलित, आदिवासी, मुस्लिम्स, वुमेन्स, ये जो है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं हमारे कंट्री के। इसके बाद है, व्हाट इज द फीचर ऑफ द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट हमारे मौलिक अधिकार। लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था कि दीज आर 6 इन नंबर्स एंड दीज आर कंपल्सरी फॉर एवरी सिटीजन। हमारी गवर्नमेंट इनको मतलब कि वॉयलेट नहीं कर सकती है। ठीक है, दीज राइट्स आर इक्वली अवेलेबल टू ऑल इंडियन सिटीजन्स। तो इसका मेन फीचर क्या है कि ये सभी इंडियन सिटीजन को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि अमीरों को दे दिए जाएंगे, गरीबों को नहीं दिए जाएंगे, हायर सोसाइटी को दे दिए जाएंगे, लो सोसाइटी को नहीं दिए जाएंगे। जो भी इंडिया का सिटीजन है सबको फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, विच आर 2 फंडामेंटल राइट्स दैट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स एंड अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज। माइनॉरिटी मैंने आपको बहुत बार इन लास्ट 2 चैप्टर्स में डिस्क्राइब किया है कि माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक लोग, जो लेस इन काउंटिंग होते हैं। ठीक है, जैसे कि मुस्लिम ट्राइब है। मुस्लिम ट्राइब हमने पढ़ा था कि ओनली कितना है हमारे इंडियन पॉपुलेशन का, 13.4%। तो इनको मतलब कि कौन से फंडामेंटल राइट्स गिवन है माइनॉरिटी को? तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये कोई भी अपना धर्म अपना सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी कि उनको अपने संस्कृति का और एजुकेशन का राइट उनको मिला हुआ है। ये जो 2 राइट हैं ये माइनॉरिटी ग्रुप को भी मिले हुए हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसके बाद है राइट टू फैक्टर्स दैट अनकरेज सोशल जस्टिस। हमने ऐसे 2 फैक्टर्स बताने हैं जो सोशल जस्टिस को अनकरेज करते हैं। अरेंजमेंट ऑफ रिजर्वेशन इन जॉब्स। ठीक है, सोशल जस्टिस कैसे आएगा, हमारा मतलब ये है। तो सोशल जस्टिस कैसे आएगा? जो पिछड़े वर्ग हैं, ऐसी कास्ट के लोग हैं जो बहुत से रीजंस की वजह से पीछे रह गए थे, उनको हम आगे कैसे ला सकते हैं? उनको हम आगे ला सकते हैं जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन करके और रिलैक्सेशन इन मिनिमम मार्क्स इन दलित। दलित लोगों को रिजर्वेशन भी दी जाती है और उनको मिनिमम मार्क्स के अंदर भी कुछ रिलैक्सेशन दी जाती है, जिससे उनके साथ सोशल जस्टिस हो सके, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। नेक्स्ट आ जाता है, विच इन ह्यूमन ट्रेडिशन वाज कॉन्टिन्यूड इन जकमलगर। जकमलगर के अंदर ऐसा कौन सा इन ह्यूमन ट्रेडिशन फैला हुआ था जिसका कि काफ़ी जो ये था रतनाम ने विरोध किया था? तो ऐसा क्या इन ह्यूमन ट्रेडिशन था? इसमें इस गांव में क्या होता था कि 20 प्रीस्ट फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज विलेजेस यूज्ड टू कम फॉर एन इवेंट इन दिस विलेज। इसके अंदर क्या होता था कि अगर कोई इवेंट है, कोई प्रोग्राम है, तो वहाँ से नेबरहुड विलेज से 20 जो हैं या 20 प्रीस्ट आएंगे या पंडित आएंगे एंड ए मेंबर ऑफ दलित कम्युनिटी। अब एक दलित कम्युनिटी का मेंबर वॉश्ड देयर फीट, उनके पैर को धोएगा, एंड टुक देन बाथ इन द वाटर यूज्ड फॉर दिस। और जो पानी उसने उसके पैरों को धोने के लिए यूज़ किया है उसको वो नहाने के लिए यूज़ करेगा। देखो कितना ज़्यादा इनह्यूमन ट्रेडिशन है ये। ठीक है, किसी को कितना नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो ट्रेडिशन था जकमलगर के अंदर मतलब कि प्रिवेंट था, फैला हुआ था। इसके बाद आता है, वाई वाज रतनाम ऑस्ट्रेसाइज्ड। ऑस्ट्रेसाइड होता है बहिष्कार करना। अब रतनाम जो था वो एक दलित कम्युनिटी से बिलोंग करता था। जब उसने इस ट्रेडिशन को, जो मैंने अभी बताया है, इसको मानने से मना कर दिया तो उसको ऑस्ट्रेसाइज कर दिया गया, उसका बहिष्कार कर दिया गया। तो यही लिखा हुआ है, देखो, रतनाम हैज़ रिफ्यूज टू वॉश द फीट ऑफ द प्रीस्ट। उसने मना कर दिया कि मैं नहीं धोऊंगा इन पुजारियों के या पंडितों के पैरों को, एंड बाथ इन द वाटर यूज फॉर दिस।
और उसने उस पानी में नहाने से भी मना कर दिया कि मैं उस मतलब गंदे पानी का यूज़ नहाने के लिए नहीं करूँगा, इसलिए उसको ऑस्ट्रेसाइज कर दिया गया, उसको सोसाइटी से बाहर निकाल दिया, उसका बहिष्कार कर दिया गया। ओके, व्हेन वाज द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स जो एक्ट है 1989 पास, कब पास हुआ था? तो द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989 वाज पास्ड इन 1989। देखो ये तो गिवन ही है, ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर गिवन ही है कि ये एक्ट कब पास हुआ था, 1989 में ही पास हुआ था। इसमें जस्ट आपको ये डेट लर्न करनी है। राइट वन प्रोविजन ऑफ द एक्ट 1989। इस 1989 का जो एक्ट पास हुआ था शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को लेकर, इसमें मतलब कि क्या प्रोविजन रखा गया? There is provision of strict punishment for using caste related words for schedule caste। इसमें ये कहा गया कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट या कास्ट से रिलेटेड कोई भी पनिशमेंट मतलब इन वर्ड्स को अगर यूज़ करता है, उसको नीचे दिखाया जाता है, किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल टाइप के व्यक्ति को जाति सूचक वर्ड बोले जाते हैं तो उसको पनिश किया जाएगा जो ऐसा कर रहा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैनुअल स्केवनिंग? मैनुअल स्केवनिंग से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब एक है ना, ये एक ऐसा प्रैक्टिस था, एक ऐसी प्रथा थी जिसमें कि जो रिमूव करना होता था, हटाना होता था, किस चीज़ को हटाना होता था? जो ह्यूमन या एनिमल वेस्टेज है, ठीक है, उसको ब्रूम यानी कि झाड़ुओं का यूज़ करके, टिन प्लेट्स का यूज़ करके या बास्केट का यूज़ करके उसको जो ये गंदगी होती है ह्यूमन की, एनिमल्स की, ठीक है, उसको हटाना होता था। इसको बोलते थे क्या? मैनुअल स्केवेंगिंग। इसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय कैरिंग फिल्थ ऑन द हेड? फिल्थ ऑन द हेड का मतलब है कैरी द वेस्ट ऑफ ओपन लैट्रिन्स, जो ओपन में लैट्रिन्स पड़ी होती हैं, फॉर डिस्पोजल टू ए डिस्टेंस प्लेस, उसको डिस्पोज किया जाए यानी कि हटाया जाए और उसको डिस्टेंस प्लेस पर फेंक दिया जाए, यानी कि दूरी वाली जगह पर उसको ले जाया जाए। नेक्स्ट है व्हाट वाज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्केवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स एक्ट पास? तो इट वाज पास्ड इन 1993। जस्ट लर्न दिस डेट। इन 2003 अगेंस्ट whom did the सफाई कर्मचारी आंदोलन and 13 other organizations file PIL? ठीक है, PIL को कब फाइल किया गया था? सिर्फ सफाई कर्मचारी आंदोलन और 13 मतलब कि अदर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये कब फाइल हुआ था? इन 2003। आपको ये लर्न करना है। 2003 में कर्मचारी आंदोलन, सफाई कर्मचारी आंदोलन और 13 अदर ऑर्गेनाइजेशन ने PIL फाइल किया था। विच लॉ वाज मेड इन 2006 इन प्रोटेक्शन ऑफ आदिवासीज? देखो आदिवासीज के लिए क्या मतलब नियम बनाया गया, लॉ बनाया गया 2006 के अंदर। तो शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलर्स एक्ट 2006 वाज पास्ड। इसके लिए एक एक्ट बनाया गया स्पेशली आदिवासीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इस एक्ट का नाम था रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। ड्यू टू विच टू रीजंस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द आदिवासीज इंक्रीज्ड? किस कारण से आदिवासियों की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, यानी कि उनको जंगलों को छोड़ना पड़ रहा है? किस कारण से छोड़ना पड़ रहा है जंगलों को जो उनका घर हुआ करते थे? ड्यू टू रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट जो है रिजर्व हो गए हैं, नए नए लॉज बन गए हैं फॉरेस्ट को लेकर, फॉरेस्ट पॉलिसीज आ गई हैं। एंड सेकेंड वन इज ड्यू टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। जो ये नेशनल पार्क्स बनाए जा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जा रही हैं जंगलों के अंदर, इस वजह से भी आदिवासी को डिस्प्लेसमेंट होना पड़ रहा है। इन विच आर्टिकल इज द अबोलिश्ड ऑफ अनटचेबिलिटी मेंशन्ड? अनटचेबिलिटी को किस आर्टिकल के अंडर अबोलिश किया गया है? तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही पढ़ा था कि इन आर्टिकल 17। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट्स सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ ह्यूमन? देखो पहले इंसानों को भी, ह्यूमन को भी, जैसे कि हम आज जानवरों को, भैंस को, बकरियों को, गाय को खरीदते हैं, बेचते हैं, ऐसे ह्यूमन को भी सेल परचेज किया जाता था, लेकिन इसको प्रिवेंट कर दिया गया, इसको मना कर दिया गया अंडर आर्टिकल 23। हाउ मेनी रुपीज आर गिवन टू द पर्सन्स हु कैरी फिल्थ ऑन देयर हेड? जो फिल्थ ऑन देयर हेड यानी कि जो लैट्रिन्स को, गाँव की जो वेस्टेज को साफ करते थे, उनको कितना देते थे? 30-40 रुपीज।
देते थे बस उनको, इतना मतलब गंदगी का काम करवाने के लिए उनको ओनली 30-40 रुपीज ही दिए जाते थे। अंडर विच लॉ डिड रतनाम रजिस्टर हिज कंप्लेंट, मैंने बताया ना अभी रतलाम ने अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर किया था, किस लॉ के अंडर उसने कंप्लेंट की, तो उसने रतनाम रजिस्टर हिज कंप्लेंट अंडर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1989 के अंडर रतलाम ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो एक्ट था उसके अंडर उसने अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई, और उसने जो ये पुजारियों वाली प्रथा थी कि उनके पैरों को धोना और फिर उस पानी से बात करना, नहाना, ऐसा करने से मना कर दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर हैं स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से इनको समझना है, 1-2 बार इस वीडियो को देखना और अच्छे से लर्न करना। टेक केयर, गुड बाय।